हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी मेरे सैया साइको। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, लाओ चैन और शाओशिन चैंग ने शुयांग और जियांग चैन की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा दी थी। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा मारा था, पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। और वो सब साथ में आराम से डिनर कर रहे थे, जहाँ लाओ चैन उन्हें अपने रूल्स बता रहा था। जहाँ फर्स्ट रूल था कि वो उनके करीब नहीं आ सकते, जिस पर जियांग चैन ने भी उसकी बात मान ली थी। लाओ चैन ने कहा था कि किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जियांग चैन ने उसकी इस बात को भी मान लिया था, क्योंकि वो सच में लाओ चैन को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तभी लाओ चैन कहते हैं, और मेरा थर्ड रूल, मैं अपनी स्टडी को बीच में नहीं छोड़ सकता। जिस पर जियांग चैन कुछ सोचकर कहता है, लेकिन तुम्हें कम से कम 1 हफ्ते तक तो यहीं पर रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम चाहो तो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। ये सुनकर लाओ चैन उसे घूर कर देखते हैं, जिस पर जियांग चैन अपने दोनों हाथों को खड़ा करके कहता है, प्लीज़ मेरी इतनी सी बात तो मान ही सकते हो, मैं तुम्हारे हर रूल को मान रहा हूँ। क्या तुम 1 हफ्ते तक कॉलेज ड्रॉप नहीं कर सकते सिर्फ मेरे लिए? उसके बाद तुम आराम से कॉलेज जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और हम अपने इस रिलेशनशिप को भी कंटिन्यू रखेंगे। जिस पर लाओ चैन कहते हैं, मैं कोई रिलेशनशिप नहीं रख रहा, बस मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। जिस पर जियांग चैन कहता है, हाँ हाँ वही। जो सुनकर लाओ चैन कहते हैं, ठीक है, अगर तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। जिस पर शाओशिन चैंग पूछता है, लेकिन तुम्हें 1 हफ्ता चाहिए ही क्यों? जिस पर जियांग चैन कहता है, कुछ ज़रूरी काम है। जिस पर लाओ चैन उसे घूरने लगते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके कहते हैं, तुम मुझे सच सच बताओ, अगर हम अपने इस रिलेशनशिप की शुरुआत कर रहे हैं तो तुम्हें कम से कम मुझसे सारी चीज़ें सच तो बोलनी ही चाहिए। इसलिए सच सच बताओ, तुम हमें यहाँ क्यों उठा कर लाए हो? सिर्फ प्यार वजह नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे प्रपोज करते या फिर अपने इस सो कॉल्ड लव को कन्फेस तो करते, लेकिन तुम सीधा मुझे यहाँ उठा लाए। क्या तुम्हारे कोई और गलत इरादे हैं? जिस पर जियांग चैन कहता है, नहीं, मेरे कोई गलत इरादे नहीं हैं। जिस पर लाओ चैन उसे घूरने लगते हैं। ये देखकर जियांग चैन गहरी सांस लेता है और फिर वो उसे बताता है। जिस पर शुयांग कहता है, एक्चुअली हम तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई दोनों को उठाकर लेकर आए हैं। यह सुनते ही लाओ चैन चौंक कर कहता है, वांग जी। जिस पर जियांग चैन उसे काम डाउन करके कहता है, शांत हो जाओ। जिस पर लाओ चैन उसकी कॉलर को पकड़ कर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम वांग जी को यहाँ लेकर आए हो, तुम्हें पता भी है? जिस पर जियांग चैन कहता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता। जिस पर लाओ चैन उसे बहुत बुरी तरीके से गुस्से से घूरते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है वांग जी की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस पर जियांग चैन कन्फ्यूज हो जाता है। तभी लाओ चैन कहते हैं, वांग जी का माइंड अनस्टेबल है, तुम्हें नहीं पता, उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो किसी किड की तरह है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। उसकी मेंटल एज है, अभी उसकी मेंटल एज बिल्कुल भी बड़ों वाली नहीं है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता मेरा भाई कहाँ पर है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे सच सच बताओ, मेरा भाई कहाँ पर है? और भाड़ में जाए तुम्हारा रिलेशनशिप और तुम्हारा ये सो कॉल्ड प्यार। मुझे पहले मेरे भाई के बारे में बताओ, उसी के बाद मैं हमारे बारे में आगे कुछ सोचूंगा, वरना मैं हमारे इस सो कॉल्ड रिलेशनशिप को ये ख़त्म कर दूंगा। ये सुनते ही जियांग चैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन लाओ चैन जितने गुस्से में थे, जियांग चैन उसे कम डाउन करके कहता है, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा भाई बिल्कुल सेफ़ है और वो मेरे बड़े भाई के पास है। ये सुनते ही लाओ चैन उसे और भी ज़्यादा गुस्से से घूरता है। जिस पर जियांग चैन कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ, मेरा भाई तुम्हारे भाई को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ये सुनते ही लाओ चैन फिर भी शांत नहीं होते। जिस पर जियांग चैन उन्हें बहुत ज़्यादा समझाता है, जिस पर लाओ चैन थोड़ा काम डाउन होते हैं। जिस पर जियांग चैन उन्हें देखने लगता है। फिर लाओ चैन पूछते हैं, अब बताओ कि तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? इसका ज़रूर कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए, वरना मैं सच में तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। और मुझे इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि तुम कोई माफिया हो या कुछ भी हो। ये सुनकर जियांग चैन गहरी सांस लेता है। फिर वो लाओ चैन को देख कर कहता है, एक्चुअली तुम्हारी जो बड़ी बहन है जियांग यानली। जिस पर लाओ चैन कहता है, क्या तुम हमारी बड़ी सिस्टर को भी उठा कर लेकर आए हो? क्या तुम मेरी पूरी फैमिली को उठा लाए हो? जिस पर
जिस पर यांग चैन कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो तुम्हारी बड़ी बहन जांग यानली है वो और मेरी जो लिटिल सिस्टर है उन दोनों को कुछ चल रहा है, मतलब वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और हम उन्हीं का ही रिलेशनशिप ख़त्म करवाना चाहते थे। इस वजह से हम तुम दोनों को यहाँ उठा कर लाए हैं ताकि उन दोनों के बीच गलतफहमी हो और उन दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो जाए और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये सुनते ही लांसचन उसे घूरते हुए कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम उनके प्यार को ख़त्म करना चाहते हो। किस तरीके का प्यार है तुम्हारा? और तुम तो अपनी बहन के प्यार को भी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते। मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिस पर यांग चैन कहता है, पहले मुझे लगता था कि प्यार बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है प्यार कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। जिस पर लांसचन अभी भी उसे गुस्से से घूर रहे थे। जिस पर यांग चैन कहता है, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ और ब्रदर को समझाता हूँ ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। जिस पर लांसचन अभी भी उसे घूर रहे थे। यांग चैन उसे थोड़ा समझाता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी शुयांग भी उसके पीछे आता है। शुयांग उससे पूछता है, आचिंग तुम क्या करने वाले हो? जिस पर आचिंग उसे देखकर कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ हम इन दोनों को उठा लेके आए हैं, वहाँ ब्रदर के पास वो लान वांगजी है और जहाँ तक सिचान ने बताया है उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है और जितना भाई का टेम्पर है वो तो पक्का अब तक उसे जान से मार चुके होंगे। ये सुनते ही शुयांग कहता है, अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों ओमेगा पक्का हमारी जान ले लेंगे। जिस पर यांग चैन कहता है, पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। जिस पर शुयांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ। और ये बोलकर वो भी अब वांग जी को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यांग का पूरी तरीके से दिमाग खराब हो चुका था। सुबह होने वाली थी और उसे अभी तक ना ही वांग जी के बारे में, न ही लांसचैन के बारे में और न ही शाओशिनचैन के बारे में, तीनों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। यहाँ यानले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। बार बार उसे फ़ोन ट्राई किए जा रही थी। यांग अब फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। वहीं उसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। यानले बार बार उसे फ़ोन ट्राई कर रही थी। आखिर में यानले गुस्से से आखिरी बार उससे फ़ोन करती है। जिस पर यांग परेशान होकर उसका फ़ोन उठाकर कहती है, यानली मैं ट्राई कर रही हूँ ना, क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हो? जिस पर यानली गुस्से से चिल्लाकर कहती है, तुम परेशान हो रही हो? यहाँ मेरे भाई यहाँ पर मिसिंग है और तुम, मुझे पता है तुम एक माफिया हो और तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन तुम मेरे भाइयों को नहीं ढूंढ रही। मुझे समझ में आ रहा है कैसा प्यार है तुम्हारा। इस पर यांग उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन यानली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी और इसी गुस्से में वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। जिस पर यांग उसे बहुत ज़्यादा समझाती है पर यानली उसकी एक नहीं सुनती और वहीं वो यांग का नंबर भी ब्लॉक कर देती है हर चीज़ से। इससे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है। वहाँ उसके फादर उसे डील के लिए बार बार फ़ोन किए जा रहे थे। यहाँ पर विंग का भी बहुत सारा काम था और यांग चैन का भी। तीनों तरफ से वो बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उसकी कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और साथ में उसका पूरी तरीके से दिमाग भी ख़राब हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि मॉर्निंग में आराम से अपने ऑफिस आता है, जहां वो देखता है कि अभी तक यांग ऑफिस नहीं आई, इसलिए वो उसे कॉल करता है। यांग थोड़ी ही देर में वहाँ आ जाती है। विंग उसकी कंडीशन देखता है, जहां उसकी आंखें ही बता रही थी कि वो पूरी रात नहीं सोई। ये देखकर विंग उससे पूछता है, तो क्या तुम ठीक हो? इस पर यांग बस में जवाब देती है। फिर वो विंग के सामने कुछ फाइलें रखती है। विंग उसके बिहेवियर में उन चेंजेस को नोटिस करता है, जहां उसके फेस पर हमेशा वो टीजिंग और फ्रेश लुक रहता था, अब वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रही थी और साथ में उसका फेस बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा परेशान भी है, टेंशन में भी है और बहुत कुछ उसका दिमाग में चल रहा है। विंग जानता था कि ये सब उनका ही किया धरा है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, हमेशा अपने उसे कोल्ड फेस के साथ रहता है। उसका जैसे ही विंग अपने काम को ख़त्म करता है, कॉलेज के लिए निकल जाता है, वो यांग से कहता है तुम भी कॉलेज चलो। जिस पर यांग कुछ और कहती, उससे पहले ही विंग उसे घूर के कहता है अपनी पढ़ाई को स्किप करना बंद करो और चुपचाप कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। इस सुनकर यांग बस हाँ में सर हिलाती है। वो तैयार होकर नीचे आती है, जहाँ विंग और आचिंग दोनों उसका वेट कर रहे थे। वो दोनों भाई उसे देख रहे थे, जहाँ वो शांति से अपने भाइयों के पास आती है और फिर उसके बाद वो तीनों ही कॉलेज के लिए निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पर
मैडम वी आती है। मैडम वी अपने तीनों बच्चों को देखकर काफ़ी खुश थी। वो चहकते हुए उन तीनों को हक करती हैं, जहाँ वो तीनों भी उन्हें हक करते हैं और फिर उसके बाद वो तीनों अपना नाश्ता करते हैं, जहाँ मिस्टर वी यानी कि विंग से कुछ डील के बारे में बात करते हैं और यांग उन डील्स को नोट करती रहती है, क्योंकि वो उसकी सेक्रेटरी भी थी, इसीलिए उसे उसका भी काम करना होता था। जब वो जियांग चैन से बात करते हैं, वो उनके काम को भी नोट करने लगती है और फिर उसके बाद वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो लोग कॉलेज पहुंचते हैं, विंग और जियांग चैन दोनों एक साथ अंदर जाने लगते हैं। यांग उनके साथ ही जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र यानली पर पड़ती है। उसके कदम रुक जाते हैं। विंग देखता है कि वो रुक गई है, लेकिन फिर वो और आचिंग सीधा आगे चले जाते हैं। यांग यानली के पास जाते हैं, जहाँ यानली काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसकी सूजी हुई आंखें बता रही थी कि वो कितनी ज़्यादा रोई है। यांग उसके पास जाती है, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही यानली उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती है। यांग का गाल बिल्कुल रेड हो जाता है। दूसरी तरफ उसका फेस टर्न हो जाता है। वो यानली की तरफ काफ़ी गुस्से से देखती है, जिस पर यानली उसके कॉलर को गुस्से से पकड़कर पूछती है, मेरा भाई कहाँ पर है? जिस पर यांग कहती है, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता और मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की है और मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ। क्या तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकती? जिस पर यानली उसके सामने एक फुटेज रखकर कहती है, देखो इसे, ये कार तुम्हारी ही फैमिली की है ना, इसी में मेरे भाई को लेकर गए हैं। ये सुनते ही यांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो उस कार को देखती है, ये नंबर प्लेट उसके फैमिली से ही बिलोंग करती थी। यांग कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर यानली उसके गाल पर एक और थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन तुम ये जानबूझकर कर रही हो। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं तो तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुमसे प्यार करने का ये सिला मिलेगा मुझे। हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी फैमिली के इस बिज़नेस से कुछ ज़्यादा ही प्यार है और अब तुमने मेरे भाई का किडनैप भी करा लिया। आखिर तुम करना क्या चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम किसी वजह से उन्हें किडनैप कर रही हो तो प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जिस पर यांग उसके उन हाथों को देखती है, क्योंकि यानली उसके सामने बिल्कुल बो डाउन करने वाली थी। ये देखकर यांग उसे संभालते हुए कहती है, प्लीज़ यानली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यांग की आवाज़ भी ब्रोकन होने लगी थी, क्योंकि सच में उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन यानली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और अब वो उससे यह भी कह देती है कि वो कभी भी उसका फेस भी नहीं देखना चाहती। जिस पर यांग उसे समझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन यानली उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहाँ दूर धकेलकर वहाँ से चली जाती है। यानली को इसे ज़्यादा देखकर यांग की आंखों में नमी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ विंग और आचिंग दूर से ये नज़ारा देख रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यानली ने आखिर यांग पर हाथ जो उठाया था वो यानली को जान से मार देना चाहता था, लेकिन आचिंग ने उसे रोक रखा था। ये कहकर वो वांग जी और लांसे चैन की एल्डर सिस्टर है और हम उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। पर विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वो तो यानली को जान से ही मार देना चाहता था, लेकिन वो फिर आचिंग के सामने कुछ रिएक्ट नहीं करता। वहीं यांग के दोनों गाल बिल्कुल रेड हो चुके थे। यांग की आंखों से कुछ आंसू टपकते हैं और फिर उसके बाद वो क्लास नहीं लेती और सीधा कॉलेज से बाहर चली जाती है। विंग उसे जाते हुए देखता है, लेकिन फिर वो उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाता और वहीं आचिंग भी उसे जाते हुए देखता है, लेकिन कुछ लोगों को उसके पीछे भेज देता है ताकि वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे और वो क्लास लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ यानली भी आज कॉलेज नहीं रुकती। वो जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलती हैं और कुछ दूर जाते हैं, अचानक एक ब्लैक कार उसके सामने आ जाती है। यानली को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो कुछ और कहती उससे पहले ही कुछ लोग उसे पकड़कर कार के अंदर धकेल लेते हैं। यानली ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ कोई भी नहीं था, आसपास कोई भी नहीं था और वो ब्लैक कार यानली को वहाँ से लेकर चली जाती है। यानली सिर्फ चिल्लाते रह जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि अपने कॉलेज में अपनी क्लास अटेंड कर रहा था, तभी विंग के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। उसका फ़ोन उसकी पॉकेट में ही वाइब्रेट करता है। विंग फ़ोन निकाल कर उस पर एक नज़र मारता है और उसके चेहरे पर एक स्मॉक आ जाता है। वो
उस क्लास के बीच में से उठकर वहाँ से जाने लगता है। टीचर विंग को रोकने के लिए कुछ कहते, लेकिन विंग को रोकने की उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। आखिर वो एक माफिया किंग का बेटा था और वो कुछ हद तक खुद भी माफिया किंग बन चुका था। विंग वहाँ से बाहर निकल जाता है। आचिंग उसे जाते हुए देखता है, लेकिन उसे कुछ कहता नहीं है। और वहीं विंग सीधा वहाँ से बाहर जाता है और अब उसके बाहर आते ही उसकी जो ब्लैक कार खड़ी हुई थी, आचिंग उसमें बैठता है। विंग उसमें बैठता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। आचिंग अपनी क्लास आराम से अटेंड करता है और फिर वो ओशुयांग कैफेटेरिया में थोड़ा टाइम बिताते हैं। और वहीं दूसरी तरफ विंग की कार, जो कि आराम से रोड पर किसी रानी की तरह चल रही थी, वो एक बड़े से मैंशन के सामने रुकती है, जो कि बिल्कुल डार्क था। उसके अंदर से ही बहुत डेंजरस वाइब आ रही थी। वहाँ पर मौजूद जितने भी गार्ड्स वगैरह थे, वो सब अपने सर को झुकाकर खड़े हुए थे। विंग बड़े ही प्राउडली चलते हुए अंदर आता है। उसके फेस पर अब एक मास्क था जो विंग ने लगाया हुआ था। विंग अपनी आँखों को भी कवर करके रखता है सन ग्लासेस से। विंग अपने सर पर एक ब्लैक कलर की कैप डाल लेता है और फिर वो अंदर आता है, जहाँ वो एक रूम में जाता है। उस पूरे मेंशन में बहुत सारे रूम्स थे। उनमें मौजूद एक रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर पहले ही 2-3 बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। विंग अंदर जाता है तो वहाँ पर एक लेडी, यानी कि वो लेडी बंधी हुई थी। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, फेस पर एक कपड़ा था, आंखों पर भी एक कपड़ा था। विंग सामने उस चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जो कि उस लेडी के सामने रखी हुई थी। विंग अपने पैरों के ऊपर एक पैर को रखता है और बड़े ही रोब से उस लेडी को देखने लगता है। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि जियांग यानली ही थी। यानली को इस तरीके से देखकर विंग के फेस पर एक डबल स्मॉग था। विंग कोल्डली यानली से कहता है, ओह, तो तुम हो जियांग यानली? जिस पर यानली इस आवाज़ से पूरी तरीके से काँप उठती है। यानली कुछ कहती, तभी विंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माफिया किंग की बेटी पर हाथ उठाने की? ये सुनते ही यानली अंदर तक कांप उठती है, क्योंकि ये डर उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। उसके सोल से ये डर आ रहा था। तभी विंग एक इशारा करता है। यानली के आंखों के ऊपर से उस कपड़े को हटा दिया जाता है और साथ में उसके मुंह के ऊपर से भी। अब यानली उस पर्सन को देख सकती थी जिसने उसका किडनैप किया है। यानली उस पर्सन को देखती है, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाती, क्योंकि उसका पूरा फेस एक तरीके से हाइड हो चुका था। यानली बस उसके उस ब्लैक अटायर को देख सकती थी। कमरे में बस हल्की सी ही लाइट थी, जिस वजह से यानली पूरी तरीके से उसे देख भी नहीं पा रही थी। तभी विंग उससे बहुत ही कोल्डली कहता है, तुम में बहुत ज़्यादा गट्स है। ये सुनते ही यानली बहुत ज़्यादा काँप जाती है। उसकी ज़बान से एक वर्ड भी बाहर नहीं आ रहा था। यानली डरते हुए कहती है, कौन हो तुम? जिस पर विंग बहुत ही डेथ ग्लेयर वॉइस से कहता है, तुम्हारी मौत। यह सुनते ही यानली कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़। जिस पर विंग कहता है, ये चीज़ तो तुम्हें हाथ उठाने से पहले सोचनी चाहिए थी, तुम किस पर हाथ उठा रही हो? ये सुनते ही यानली बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन तभी विंग के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये देखकर विंग की भौहें इकट्ठी हो जाती है। एक बॉडीगार्ड दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, विंग के कानों में एक शार्प वॉइस आती है, हाउ डेयर यू। जैसे ही विंग ये वॉइस सुनता है, विंग समझ जाता है ये वॉइस किसकी है। वो अपने उन लोगों को देखता है जो कि यानली की आंखों पर फिर से एक पट्टी बांध देते हैं। और यानली सुन सकती थी, जहाँ विंग कोल्डली कह रहा था, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? लेकिन तभी यानली के कानों में फिर से वही वॉइस जाती है, आकर आप यहाँ इसे क्यों उठा कर लेकर आए हैं? तभी विंग कहता है, क्योंकि इसने तुम पर हाथ उठाया है। जिस पर सामने से यांग गुस्से से कहती है, इसने मुझ पर हाथ उठाया है, तो इस मामले में बीच में आने की आपको किसने इजाज़त दी? जिस पर विंग एक कदम आगे बढ़ाकर कहता है, तुम अपने लिमिट्स भूल रही हो। जिस पर यांग भी एक कदम आगे बढ़ाकर कहती है, मुझे मेरे लिमिट्स बहुत अच्छे से पता है।
इस पर विंग कहता है तुम इस लड़की के लिए मेरे खिलाफ जाओगी। इस पर यांग एक पल यानली की तरफ देखती है, फिर वो कुछ सोच कर कहती है मेरा और इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये सुनते ही विंग उसकी आंखों में आंखें डालने लगता है। इस पर यांग बिल्कुल भी बिना डरे बिना किसी खौफ के कहती है सुना नहीं आपने, इसका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो क्यों आप नॉर्मल सिटीज़न को परेशान कर रहे हैं? क्या आप फादर के रूल्स भूल चुके हैं, जहां उन्होंने रूल बना रखे हैं कि हम किसी भी नॉर्मल पर्सन के साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो उनकी गलती ना हो। सुनते ही विंग हल्का सा लाफ करता है जो कि बहुत डेविलिश था। ये देखकर यांग कहते हैं उसे छोड़ दीजिए। इस पर विंग कहता है तो तुम श्योर हो कि तुम्हारा और इसका कोई रिलेशन नहीं है? इस पर यांग कहती है बिल्कुल। इस पर विंग कहता है अगर तुम्हारा फ्यूचर में कोई, जिस पर यांग कहती है ना फ्यूचर में ना कभी आगे हम दोनों का अब कोई रिलेशन नहीं है, और ये बात अब मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, इसलिए इसे जाने दीजिए। इस पर विंग अपने उन लोगों को इशारा करता है। यानली के हाथ खुल जाते हैं और पैर भी। यानली इस आवाज़ को बहुत अच्छे से जानती थी, आखिर 2 साल से वो ये आवाज़ सुन रही थी, लेकिन उसका भी दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है जब यांग ने कहा कि उसका और यानली का कोई रिलेशन नहीं है। यानली ने तो गुस्से में रिश्ता तोड़ा था, लेकिन यांग पूरे होशो हवास में थी और उसने इस तरीके से उसके साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया। वहीं यानली को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। यानली को उसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ से उसे उठाया गया था। यानली जैसे ही उस कार से बाहर आती है सीधा ज़मीन पर गिर जाती है। वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी। आज उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके भाई और उसका वो प्यार, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। यानली बहुत बुरी तरीके से ब्रोकनली रोने लगती है और फिर वो अपने उस घर पहुंचती है जो घर बिल्कुल खाली था। वहीं दूसरी तरफ लान सिचेन और शाओ शिनचेन वो एक हफ्ते तक उस मैंशन में ही रहते हैं। वहीं वांग जी भी उसी मैंशन में रहता है। विंग वांग जी से मिलने आता है, जहाँ वांग जी विंग को देखता है और देखते ही काफ़ी खुश हो जाता है। वांग जी अभी वहाँ पर मौजूद एक बहुत बड़े या यूँ कहें हाइट में काफ़ी ऊंची अलमारी पर खड़ा था और वहाँ पर बैठकर वो कुछ कर रहा था, शायद कुछ ढूंढ रहा था। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो उसके पास आकर कहता है हे यू लिटिल बॉय, क्या कर रहे हो तुम? इस पर वांग जी काफ़ी क्यूटली बोलता है मैं तो यहाँ पर ये चीज़ उतारने आया था गगा। जिस पर विंग उसे अपनी आंखें छोटी करके देखता है, जिस पर वांग जी लाफ करके कहता है ओह मेरे सैया, मैं तो यहाँ पर ये चीज़ लेने आया था। और ये बोलकर वो काफ़ी क्यूटली स्माइल करता है, जिस पर विंग कहता है चलो नीचे आओ। जिस पर वांग जी नाम में सर हिलाता है, लेकिन तभी वो अलमारी हिलने लगती है जो कि ग्लास की थी। ये देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। विंग अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहता है कम। जिस पर वांग जी नाम में सर हिलाता है। विंग उसकी तरफ कोल्डली देखकर कहता है जंप। जिस पर वांग जी फिर से नाम में से हिलाता है। विंग फिर से कहता है ऐसे जंप। ये सुनते ही वांग जी बिना कुछ देखे सीधा विंग के ऊपर जंप कर देता है। विंग उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और वांग जी विंग की सीधा गोद में लैंड करता है, जहाँ उसके पैर विंग के फिस्ट के चारों तरफ रैप हो चुके थे। उसके हाथ भी विंग के नेक के चारों तरफ रैप थे और वो अपनी उन आँखों को टिमटिमाकर बस विंग को देख रहा था और काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। अपने फेस को विंग के नेक में भी छुपा चुका था और विंग उसे बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखा हुआ था। तभी विंग कहता है क्या तुम ठीक हो? जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग उसके फेस को अपनी तरफ करता है, जहाँ वांग जी की आंखें टिमटिमा रही थी, काफ़ी डर चुका था। विंग उससे पूछता है ऊपर तुम क्या करने गए थे? इस पर वांग जी अपने हाथ में दिखाता है, जहाँ उसके हाथ में एक छोटा सा बॉल था जो कि एक पीस था। और विंग उससे देख कर कहता है तो तुम्हें ये चाहिए था, अगर तुम किसी से कहते तो वो भी तुम्हें उतार कर दे सकता था। इस पर वांग जी अपने सर को हल्का सा झुका कर कहता है वांग जी बस कोशिश कर रहा था। वांग जी को ये बहुत अच्छा लगा, ये बिल्कुल वांग जी की तरह काफ़ी क्यूट है। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। इस पर विंग
उसके वेस्ट को हल्के से स्क्वीज़ करता है, इस पर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है। विंग उसे उठाकर कहता है चलो हम लोग साथ में लंच करते हैं, जिस पर वांग जी कहता है आपने कुछ नहीं खाया सही या? इस पर विंग कहता है बिल्कुल, और वो वांग जी को टेबल पर बैठाता है और अपने हाथ में बाउल लेता है, वांग जी को फीड कराने लगता है। अब ये विंग की हैबिट बन चुकी थी वांग जी का ख्याल रखना, क्योंकि इन 2-3 दिनों में विंग ने वांग जी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था और वांग जी भी विंग के साथ पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो चुका था। हर तरीके से वो विंग से हर बार बातें करता रहता था, बहुत सारी चीज़ें बताता था और विंग बस वांग जी की इन क्यूट हरकतों को देखता था, उसके इस बेबी रिएक्शंस को देखता था। वांग जी लिटरली बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था। वो अक्सर पाउट बनाए रखता था और विंग का हमेशा मन करता था कि वो बस एक बार इस पाउट को टेस्ट करें, आखिर पाउट इतना क्यूट जो लगता है। और अभी वांग जी जो कि फूड खा रहा था वो बहुत ही टेस्टी अपने उस पेस्ट्री को ईट कर रहा था, तभी थोड़ी सी क्रीम वांग जी के लिप्स पर लग जाती है। वो चॉकलेट पेस्ट्री थी और वांग जी के लिप्स पर जैसे जैसे लगता है विंग वांग जी के लिप्स के कोनों को हल्का सा अपने थंब से क्लीन करता है और उस थंब को अपने ही होठों से लिक करता है। और वहीं वांग जी जो कि विंग को अपनी आंखें बड़ी करके देख रहा था, जिस पर विंग उसके माउथ में थोड़ी सी और पेस्ट्री डालकर कहता है इसे खाओ। और ये सुनकर वांग जी पाउट बना लेता है, जिस पर विंग कहता है तुम पाउट क्यों बना रहे हो? जिस पर वांग जी कहता है अब सच में बहुत हैंडसम हो सैया। ये सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो वांग जी से कहता है रियली? जिस पर वांग जी कहता है आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। जिस पर विंग कहता है चलो अच्छी बात है, तुम्हें मैं हैंडसम तो लगता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है बहुत क्यूट भी हो। ये सुनते ही विंग की आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं। विंग का ये रिएक्शन देखकर वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और ऐसे ही हंसते हंसते वो अपने लंच को पूरी तरीके से फिनिश करता है। लेकिन फिनिश करने के चक्कर में वांग जी ने अपने फेस को पूरी तरीके से उस लंच को अपने ही फेस पर लगा लिया था। बहुत ज़्यादा प्लेसेस पर उसके कहीं पेस्ट्री लगी हुई थी, कहीं चॉकलेट लगी हुई थी, कहीं कुछ लगा हुआ था, कहीं कुछ लगा हुआ था और वांग जी बहुत मैसी तरीके से खा रहा था और विंग बस उसे देख रहा था। विंग को हालांकि नीट एंड क्लीन रहना पसंद था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल चुका था। वो वांग जी को देखता है जहाँ वांग जी बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा था, लेकिन काफ़ी खुश था। अभी भी उसके हाथ में चॉकलेट थी जिसे वो खा रहा था और आधे से ज़्यादा अपने फेस पर लगा रहा था। विंग जो कि उसे देखे जा रहा था बहुत इंटेंसली, क्योंकि विंग बेचारा कब तक खुद को रोकता, आखिर उसके सामने इतना टेस्टी फूड जो है। और वांग जी बहुत ही नखरे कर करके उस चॉकलेट को खा रहा था, कभी वो कैसे मुंह बनाता, कभी वो कैसे मुंह बनाता। और विंग जब देखता है कि वांग जी अभी भी रुक नहीं रहा, विंग उसके चिन को अपने हाथों में होल्ड करता है। वांग जी विंग को देखता है और जीभ निकालकर उसे चिढ़ाने लगता है, जैसे उसे कह रहा हो कि वो उसे अपनी चॉकलेट नहीं देगा। और वांग जी ऐसा करता भी है, वो विंग के मुंह के पास चॉकलेट लेकर जाता है, फिर उसे अपने ही माउथ में ले लेता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और विंग को जीभ निकाल कर चिढ़ाने लगता है। ये देख कर विंग की आँखें और भी ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। वांग जी अभी भी मस्ती कर रहा था, लेकिन तभी वांग जी की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके हाथ में जो चॉकलेट थी वो गिरते गिरते बचती है। विंग उस चॉकलेट को पकड़ लेता है और वांग जी के फेस को अपनी टंग से क्लीन करने लगता है, जहाँ वो उसके लिप्स को, उसके चिन को और उसके चिक्स को हल्के हल्के लिक कर रहा था। उनके उन लिप्स को सक करता है ताकि वो उसे क्लीन कर सके और विंग उसे बहुत ही स्वीट किस करता है। हालांकि वो पैशनेट होना चाहता था, लेकिन वांग जी जो कि इस तरीके से किस करने की वजह से रोने लगा था, वांग जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिस वजह से विंग उसे थोड़ा दूर होता है और वांग जी को घूर कर देखता है। विंग उसे कोल्डली पूछता है तुम रो क्यों रहे हो? इस पर वांग जी रोते हुए कहता है आपने मेरी चॉकलेट खा ली, आपने मेरी सारी की सारी चॉकलेट खा ली, मेरी चॉकलेट मुझे वापस दो। सारी काली कौन ऐसे खाता है, आपने मुझे खा लिया, मेरे लिप्स, हाय मेरे लिप्स। और ये बोलकर वांग जी अपने उन लिप्स पर हाथ रखने लगता है और विंग बस इस
नौटंकीबाज इंसान को देख रहा था। लिटरली सच में, मतलब इस पूरी दुनिया में घूम फिर के उसे यही बंदा पसंद आना था। और वांग जी जो कि रोए जा रहा था बिना किसी बात के। और ये देखकर वेंग उस चॉकलेट को जो कि वांग जी के हाथ में थी उसे सीधा वांग जी के मुंह में डाल कर कहता है, इसे खा लो, ठीक है, तुम्हें चॉकलेट ही खानी है ना, ये लो खाओ चॉकलेट। और चाहिए तुम्हें? हाँ, तुम्हें और चॉकलेट चाहिए ना, ये लो। उसके मुंह में और चॉकलेट डाल देता है, जिस पर वांग जी और जोर से रोते हुए कहते हैं, मेरी चॉकलेट सारी खराब कर दी आपने, मेरी चॉकलेट खराब कर दी। और ये बोलकर वांग जी और भी ज़्यादा रोने लगता है और वो रोते हुए कहते हैं, मेरी चॉकलेट, मेरी पेस्ट्री, मेरी कुकी, मेरे पैनकेक, सब कुछ आपने खा लिया। मेरी पैनकेक, हाय मेरे पैनकेक, अब बहुत बुरे हो, सच में अब बहुत बुरे हो। और ये बोलकर वांग जी अपने हाथ पैरों को मारने लगता है। ये देखकर वेंग अपने सर में हाथ मारने वाला था और वो वांग जी के इन हरकतों को देखता है और फिर थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, लान वांग जी जस्ट शट अप। लेकिन वांग जी वेंग के इस तरह चिल्लाने से और भी ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगता है। पूरे मैंशन में जितने भी बॉडीगार्ड्स थे, जितने भी सर्वेंट्स थे, सारा उनका तमाशा देख रहे थे कि आखिर उनके इस यंग मास्टर को किसने परेशान कर रखा है। कौन है वो महान इंसान जिसने इस इंसान को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि वेंग कभी चिल्लाता नहीं है, वेंग नॉर्मली ही बात ऐसे बोलता है कि सामने वाले की रूह कांप जाए। लेकिन यहाँ ये इंसान जो अभी यहाँ आए सिर्फ 2 या 3 दिन हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, वो उनके इस यंग मास्टर को चिल्लाने पर मजबूर कर रहा है। वो हरकतें करवा रहा है जो उनके यंग मास्टर ने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं की। जिस इंसान को देखकर बड़े से बड़ा माफिया कांपता है, आज वो इंसान इसके नखरे उठा रहा है। नहीं, वांग जी बस रोए जा रहा था। रोने के लिए उसकी आंखों में एक आंसू नहीं था, बस वो चिल्ला ही रहा था। उसके आंख में एक आंसू भी नहीं था। और ये चीज़ वेंग भी नोटिस कर रहा था। वेंग वांग जी को बहुत ही कामली वॉइस में कहता है, लान वांग जी। इस पर वांग जी पाउट बनाकर वेंग की तरफ देखता है। वेंग उसे उठाता है और कहता है, तुम्हें केक चाहिए? जिस पर वांग जी अपने उन लिप्स पर बहुत बड़ा वाला पाउट और अपने उन गालों को फुला कर कहता है, जिस पर वेंग शाय करके कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए केक, पेस्ट्री, पैनकेक, कुकी, चॉकलेट सारी चीज़ें अरेंज कराता हूँ। ये सुनते ही वांग जी पूछता है, सच्ची? इस पर वेंग कहता है, हाँ हाँ सच्ची। जिस पर वांग जी कहता है, अब झूठ तो नहीं बोल रहे ना, सच्ची? पक्का वाला सच्ची? मतलब सच्ची वाला सच्ची? जिस पर वेंग कहता है, हाँ हाँ सच्ची वाला सच्ची। खुश? जिस पर वांग जी चिल्ला कर कहता है, बहुत खुश, अब बहुत अच्छी हो। जिस पर वेंग कहता है, तुम्हारी डेफिनेशन कुछ ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होती। जिस पर वांग जी बिना कुछ गए वेंग के चिक्स पर एक बहुत ही बड़ा सा किस करता है, जिसके साउंड बॉडीगार्ड्स भी सुनते हैं और वो वहाँ से पतली गले से निकल लेते हैं। और वहीं वांग भी इस चीज़ से थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब वांग जी ने उसके चिक्स पर किस किया। वो वांग जी की तरफ देखता है, जिस पर वांग जी उसे हक करके कहता है, बहुत अच्छे हो सैया, सच में मैंने आप जैसा इंसान बिल्कुल नहीं देखा, आप सच में बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बिल्कुल मेरे सैया जैसे। इस पर नहीं कहता है, तो मैं तुम्हारा सैया हूँ। इस पर वांग जी कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल मेरे साइको सैया। जिस पर विंग पूछता है, साइको सैया? जिस पर वांग जी कहता है, हाँ मेरे सैया साइको। जिस पर विंग कहता है, कभी तुम कुछ बोलते हो, कभी तुम कुछ बोलते हो। जिस पर वांग जी कहता है, क्योंकि आप हो ही ऐसे, कितने क्यूट हो। और ये बोलकर फिर से वांग जी को हक कर लेता है। जिस पर विंग बस डीपली शाय करता है, वांग जी को रूम में लेकर जाता है, उसे क्लीन करता है, क्योंकि उसके हाथ और पैरों पर हर जगह चॉकलेट लगी हुई थी, केक लगा हुआ था, हर जगह वो बहुत ज़्यादा मैसी था। विंग उसे नीट एंड क्लीन करता है और फिर आराम से बैठाता है उसे, उसके लिए सारी चीज़ें अरेंज करवाता है। सारी चीज़ें देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बहुत ही अच्छे से इंजॉय करते हुए हर चीज़ को खाता है। और फिर उसके बाद वो विंग से पूछता है, वैसे
साइको जी। जिस पर विंग कहता है क्या बोला तुमने? जिस पर वांग जी कहता है अरे नहीं, मैं कहता मेरे सैया, मैं ये कह रहा था कि आप मुझे घर कब जाने दोगे? मतलब मैं शिजे से कब मिल सकता हूँ? मुझे शिजे की बहुत याद आ रही है। इस पर विंग कहता है तुम कुछ दिन और यहाँ रुकोगे। जिस पर वांग जी पूछता है कुछ दिन मतलब? इस पर विंग कहता है कुछ दिन मतलब तुम कम से कम हफ्ता भर रुकोगे। इस पर वांग जी कहता है पर मुझे जाना है। इस पर विंग कुछ सोच कर कहता है तो तुम्हें सच में शिजे के पास जाना है? इस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग के दिमाग में कुछ आता है और वो वांग जी से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कल तुम्हारी शिजे के पास छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा। इस पर वांग जी तो ये सुनकर ही खुश हो गया था कि उसे शिजे से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन जब वो सुनता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा और इनकी तरफ देखकर पूछता है क्या करना पड़ेगा सैया जी? इस पर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आता है और वो कहता है वो तो तुम्हें सुबह पता चलेगा, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा, उसके बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, अपनी शिजे से मिल सकते हो, कुछ भी। इस पर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ज़ोर से चिल्ला कर कहता है हे मैं शिजे से मिलूँगा, कल मैं शिजे से मिलूँगा, बड़ा मज़ा आएगा। और ये बोलकर वो बहुत ही खुशी से अपने उन स्वीट को एंजॉय करता है और फिर उसके बाद वो थोड़ी देर मस्ती करता है, लेकिन थकान की वजह से वो बहुत जल्दी सो भी जाता है। विंग बस उसे देख रहा था। वो वांग जी को आराम से अच्छे से लेटाता है, वांग जी के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहता है इन 3-4 दिनों में मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो चुकी है और मैंने ठान लिया है कि अब तुम मुझसे दूर तो नहीं जाने वाले, और इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखूँगा। और ये बोलकर वे बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल करने लगता है, क्योंकि ये थोड़ी डेविलिश थी और वही वो वांग जी को बस सोते हुए देखता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं हमारा विंग अब क्या नया घोटाला करने वाला है। और हाँ, आई होप आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये कहानी थोड़ी यूनिक, थोड़ी मज़ेदार है। और हाँ, इस कहानी में मैं बता दूँ ये बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न बाकी हैं। और आप सोच रहे होंगे, जो कि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, आपके दिमाग में भी होंगे, और इसीलिए आप पूछ सकते हैं और बताइए आपको ये कहानी कैसी लग रही है। इंटरेस्टिंग है, नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, बता सकते हैं खुलकर, नो डाउट। और मेरी कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में आप अपना जवाब दे सकते हैं कहानी के बारे में, और सब्सक्राइब करना फ्री है, बिल्कुल पैसे नहीं लगते। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। थैंक यू।